मध्य प्रदेश में ठंडक के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों तक पहुंच रही है, तो कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चयन समिति के गठन के साथ साथ कांग्रेस ने नगर निगमों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी बना दिए हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो कांग्रेस की अच्छी और सदी हुई ओपनिंग हुई है। कांग्रेस के धुरंधर एक के बाद एक शॉट्स खेल रहे हैं, जबकि बीजेपी अभी मैदान और पिच का ही मुआयना कर रही है। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन तक की तैयारी कर ली है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भोपाल पहुंचे हैं। वे संगठन में कसावट के साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत के मंत्र देंगे। कुछ समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश से कुछ ऑब्जर्वर्स की भी नियुक्ति करी है और इस सिलसिले में आगे और भी कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। कोशिश यही रहेगी कि ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनों में जो बात है और जो स्थिति वहाँ पर है उसके मुताबिक फैसले होंगे। इधर बीजेपी ने गैर विधायक और नए चेहरों को मौका देने की बात कहकर पार्टी में हलचल तो मचा दी, लेकिन किसान सम्मेलन में व्यस्त होने के कारण नगरीय निकाय चुनाव मुख्य एजेंडे से फिलहाल हट गया है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों पर बराबर नजर बनाए हुए है। अब कांग्रेस कैसी तैयारी कर रही है मुझे नहीं मालूम, कौन सी सहमति बन रही है, कौन सी बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ही गायब है, उनको ही पता नहीं कौन सी बैठक हो रही है। मैंने सुना है कि मिस्टर भंडार पहुंचे थे उस बैठक में, उन्होंने कोई सहमति बनाई है और उस सहमति के भीतर जब कुमति जागेगी तो कैसी दुर्गति कांग्रेस की होगी, इसकी आप चिंता करिए। जिस पार्टी का अध्यक्ष लापता हो वो पार्टी निकाय के चुनाव की तैयारी कर रही है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? जैसे लोकसभा के चुनाव में हुए थे, जैसे अभी विधानसभा के उपचुनाव में हुए थे। तो ऐसी तैयारी, ऐसी जल्दबाजी उनको मुबारक। निकाय के मुकाबले में दोनों तरफ की तैयारियों को देखें तो कांग्रेस जरूर आगे निकलती दिख रही है। वैसा ही जैसा 28 सीटों के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने आक्रामक शुरुआत की थी, लेकिन उसकी एक गलत ड्राइव यानी गैर जरूरी बयानबाजी मुश्किल बन गई थी। वैसे ही जैसे क्रिकेट के मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी टीम की धुआंधार शुरुआत होती है, टीम एक के बाद एक मैच जीतती है, लेकिन सेमीफाइनल के अंतिम ओवर में कैप्टन के एक गलत डिसीजन से फाइनल में जाने से चूक जाती है। दूसरी तरफ बीजेपी टीम इंडिया की तरह अंतिम गेंद तक एकजुटता से मुकाबला करती है और कुशल कैप्टन और संगठन की शक्ति से विरोधी को चित कर कामयाब हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है निकाय लीग में किसकी लीड। तो फिर वही मंजर है, कांग्रेस बहुत चुस्त दुरुस्त तैयारी के साथ सामने है। जैसा हमने पैकेज में भी दिखाने की कोशिश की कि 2020 के उपचुनाव में, जिसको आम चुनाव ही कहा गया, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस की तैयारी बड़ी शानदार थी। और अगर आप कहें कि आधे से ज़्यादा मैच हो जाने के बाद भी ये माना जा रहा था कि कांग्रेस एक अच्छी टक्कर या ज़बरदस्त टक्कर देने की तैयारी में है। लेकिन फिर वही जो लास्ट के 15 ओवर होते हैं या 15-20 दिन 25 दिन होते हैं, उसमें कांग्रेस की ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। और इसकी वजह कोई चमत्कार नहीं है। बीजेपी के पास कोई मैजिकल स्टिक नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। बीजेपी के पास है उसका ऑर्गेनाइजेशनल पावर, उसके थिंकिंग कैप्टन्स और निरंतर अपनी रणनीति को रिव्यू करके उसमें संशोधन करना या उसको और धारदार और आक्रामक बनाना, जिसमें शायद कांग्रेस पिछड़ती है। अगर आप देखें तो पूरे उपचुनाव के दौरान, उसके पहले भी और उसके बाद भी, कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी में लाने की एक मुहिम चलती रही और ये मुहिम एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव लेकर आती रही। अब निकाय चुनाव की बारी है और निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने एक बड़ी सधी हुई शुरुआत की है। नए चेहरों की भी बात नज़र आ रही है, लेकिन अच्छा एग्जीक्यूशन अगर कर पाती है कांग्रेस तो कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में निकाय चुनाव में, जो कि राजस्थान भी मध्य प्रदेश जैसी ही परिस्थितियों से जूझा है, हालांकि वहाँ कांग्रेस के पास संख्या बल मध्य प्रदेश की तुलना में काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन उसके बाद भी स्थितियाँ काफ़ी जटिल रही हैं। लेकिन वहाँ निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज इसी अहम विषय पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस के युवा विधायक और आक्रामक बल्लेबाज, बेहिचक मैं कहूँगा, कुणाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और इंदौर से धीर गंभीर प्रशांत, लेकिन
अपनी प्रशांति के साथ बहुत गंभीर प्रहार भी करने वाले उमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुशील जी एक टिप्पणी आपकी और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। निकाय चुनाव के लिए फिर एक बार क्लासिक ओपनिंग की है कांग्रेस ने, बहुत सधे हुए तरीके से, सारी चीज़ें बहुत बेहतर दिख रही हैं। मुकुल वासनिक जी आ गए हैं, रिव्यू करेंगे, 3 दिन का उनका विजिट है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, बीजेपी इस वक्त जो उलझी हुई है वो उनका पूरा मामला किसानों को लेकर केंद्रित है। जिस तरीके के दिल्ली में जो है रोड जाम किए हुए हैं किसान, उनको मनाना बीजेपी की पहली प्राथमिकता में शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की नज़र जो है नगरीय निकायों पर नहीं है। ये स्वाभाविक बात है कि मुकुल वासनिक आए तो कांग्रेस में एक हलचल तेज हुई है। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बात को लेकर बहुत संतुष्ट हो सकती है कि उसका वोट बैंक जो है 2018 में जिस तरीके का बढ़ा है, अगर उसको सहेज कर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उपचुनाव में जो स्थिति बनी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस में निष्पक्ष नजरिए की जरूरत होगी। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको ही चुना जाना सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में बीजेपी से थोड़ा अलग मामला रहता है। यहाँ पर पट्टावाद या अपने जो है समर्थक को टिकट दिलाने में या उसका कोटा इसका कोटा, ये बहुत चलता है। यदि इस पूरे चीज़ को फांदने में मुकुल वासनिक कामयाब होते हैं, क्योंकि उनकी संगठन क्षमता बहुत अच्छी है, मुकुल वासनिक बहुत अच्छे कई जगहों पे उन्होंने जो है अपने प्रभार के क्षेत्रों में जो है कांग्रेस को विजय भी दिलाई है। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि बड़े बड़े दिग्गज 2 नेता हैं, क्या उनमें सामंजस्य बिठाकर सिर्फ जीतने वालों को अगर प्रत्याशी बना पाएंगे तो जो 16-0 का पिछले चुनाव में नगर निगम में सुपड़ा साफ हुआ था कांग्रेस, उसमें अगर जितनी प्लस करती है तो कांग्रेस की उपलब्धि होगी वो। कुणाल जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर उमेश जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी शुरुआत आप करते हैं और अक्सर जिस तरह से हमने देखा है कि अपनी आरंभिक बढ़त को बहुत अच्छे से आगे तक न ले जाने पाने की वजह से समालोचक ये भी कहते हैं कि आप में और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम में काफ़ी समानताएं हैं, जिसको चोकर्स कहा जाता है, जो सेमीफाइनल तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती है, लेकिन जब क्रूशियल मैचेस आते हैं तो एकदम से उसकी लय बिगड़ जाती है। क्या कहेंगे आप क्या सीख रही है कांग्रेस? सीखना ही चाहिए, हो सकता है सीखा भी बहुत बेहतरीन हो। क्या कहेंगे आप? जी कुणाल जी। जी देखिए, हर समय की परिस्थितियां अलग अलग रहती है और ये नगरीय निकाय की परिस्थितियां अलग, और पिछले उपचुनाव की परिस्थितियां अलग थी। उपचुनाव में लगभग 28 सीटों पे चुनाव थे, जिसमें हम 0 पे खड़े थे, हमें 28 पूरी जीतने थी। भारतीय जनता पार्टी को 5-7 जीतनी थी। तो जो एक बात होती है, एक मनोवैज्ञानिक वो भी होता है, उसके बावजूद भी जिस बेहतर तरीके से जनता ने साथ दिया, जिस मेहनत के साथ कार्यकर्ता ने काम किया और जिस बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मत मिला, कहीं ना कहीं मैं उस प्रदर्शन को बहुत बेहतर प्रदर्शन मानूंगा। और क्योंकि कुछ सीटें हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे, कुछ सीटें हम बेहतर मार्जिन से भी जीते, कई जगहों पे जहां पे आधार स्तंभ के रूप में कई नेताओं को हमने बना के रखा था, और वो जो डेंट हुआ था उसके कारण कई परिस्थितियां उस समय की अलग थी। आज यहां पे सीधे दोनों जगह पर आप 0-0 पे खड़े हैं लाइन की स्टार्टिंग में। अब दौड़ लगानी है, कौन आगे निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। तो आज जब ये नगरीय निकाय होंगे, नगर पालिका होंगे, नगर पंचायत होंगे, तो ये चुनाव ओपन में होंगे कि यहां पे ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जीतेगी तो सरकार बना लेगी, नहीं जीतेगी तो उस प्रकार की स्थितियां बनेगी। आज जो अलग परिस्थितियां, अलग भाव है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता ने जो काम कमलनाथ जी की सरकार का 15 महीने का देखा है, जो अलग अलग वर्गों के लिए काम देखा है, जो गरीब मजदूर किसान के लिए काम देखा है, जो नगरीय निकायों में गरीब की पेंशन बढ़ते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं बेहतर रूप से परिणाम। और कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई, संगठन हमारा काम कर रहा है। और माननीय आज प्रभारी जी भी आए थे, कमलनाथ जी भी पहले कमेटी का, और पूरा स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर कैसे बुलाया जाए। और नगर सरकार में जहां पे कहीं ना कहीं अभी कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, हम इस बार बेहतर रूप से आए और कहीं ना कहीं जनता की बेहतर सेवा करने के लिए उनको एक नए रोड मैप के साथ नया काम देखें। चलिए, शुभकामनाएं इसके लिए आपको और भारतीय जनता पार्टी को भी कि एक बार फिर एक अच्छी टक्कर। और निश्चित तौर पर इस बार दबाव ये नहीं होगा कि सरकार बनाना है या सरकार को हटाना है, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। भिड़ंत दोनों तरफ से इस दबाव से मुक्त होकर होगी, जो और शायद दिलचस्प होगी। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुनी बात सुशील जी की भी और फिर आपके साथी जो हैं कांग्रेस के कुणाल जी की भी। जी उमेश जी। जी शरद जी, चूंकि मुझे लग रहा है कि आज आप पर क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है,
तो मुझे लग रहा है कि सहज रूप से मैं क्रिकेट की भाषा में ही बातचीत कर लेता हूँ। जी, वैसे मेरा विषय नहीं है कि मैं कांग्रेस के मित्रों का या कांग्रेस पार्टी की कार्यपद्धति पर टीका टिप्पणी करूं, पर चूंकि सीधा प्रश्न इस डिबेट का है, इसलिए मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूं कि जैसा कुणाल भाई ने कहा कि हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और बात उन्होंने वहीं जाके छोड़ दी जहां से आपने शुरू करी थी। इतनी तारीफ तो उनके हिस्से में आपने भी डाल दी थी कि सेमीफाइनल तक वो बहुत अच्छा खेलते, और उसके बाद उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। कठिनाई कांग्रेस पार्टी के मित्रों की यह है कि क्रिकेट के मैदान में जब बैटिंग साइड पे होते हैं तो हिट विकेट करते हैं, और जब बॉलिंग करने का मौका आता है तो 9 बॉल बहुत फेंक के हमको रन बनाने का मौका देते हैं, हमारे रन ये लोग बढ़ा देते हैं। हमारा बैट्समैन अगर रन नहीं भी बना पा रहा है तो एक तो ये हमको 9 बॉल की सुविधाएं देते हैं, हमारा रन भी वृद्धि हो जाती है और एक अतिरिक्त गेंद भी हमको मिल जाती है। खैर ये कांग्रेस के मित्रों की बात है। शरद जी, हम हर एक चुनाव को लेकर गंभीर रहते हैं। हम ये मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी राजनीतिक दल होता है, चुनाव उसके लिए चुनौती होता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्य पद्धति है वो इस प्रकार की चुनौती के लिए सदैव तैनात रहते हैं। नगरीय निकाय को प्रति हमारा दृष्टिकोण जरा सा भी हम लोग लापरवाह नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता में इस समय हमारे संभाग के किसान सम्मेलन चल रहे हैं। आज इंदौर महानगर में बहुत बड़ा संभाग का सम्मेलन हुआ है, तो हमारी प्राथमिकता इस समय जो है वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर है। और आप भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता मानिएगा शरद जी, हम अगर जनता के बीच में किसी मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं, या किसान भाई के किसी विषय पे काम कर रहे हैं, या व्यापारी के कर रहे हैं, या आम नागरिक के किसी विषय पर काम कर रहे हैं, तो अंततः गुत्वा आप ये मानकर चलिए कि जनता की हमारे प्रति विश्वास की बढ़ोतरी ही होती है। और ये जो संभागीय सम्मेलनों के माध्यम से वातावरण निर्माण हो रहा है, आप देखिएगा संभागीय सम्मेलन में जो कार्यकर्ता हमारे 7 जिले से इंदौर संभाग में आए, आज हमारे रीवा में संभवतः शिवराज जी और बीडी भाई साहब भी थे, तो जहां जहां हमारे प्रादेशिक नेतादार है वहां पर हमारा कार्यकर्ता आंदोलित हो रहा है, वहां पर हमारा कार्यकर्ता का मोटिवेशन हो रहा है, हमारा कार्यकर्ता का एकत्रीकरण हो रहा है, गांव-गांव से कार्यकर्ता निकल के आ रहा है, महानगर का कार्यकर्ता निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। और ये वातावरण का जो निर्माण हो रहा है, एक तो जनता के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रकट स्वरूप दिखाई दे रहा है, और कार्यकर्ता के भीतर भी जो है एक उत्साह का संचार हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिएगा कि नगरीय निकाय की दृष्टि से हमारी तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है, और इस प्रकार के जो सम्मेलन है वो हमारे कार्यकर्ता के उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं। हाँ, आप जैसे गंभीर कार्यकर्ताओं की तरफ भी ऐसा लगता है कि अब दिन बहुरे हैं और निगाह पड़ेगी, पड़नी ही चाहिए, क्योंकि बिना किसी अपेक्षा के बरसों बरस अग्निपथ पर चलने वाले, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, उनको अगर बिना मांगे कुछ मिलता है तो वो अमूल्य हो जाता है। और यही किसी भी जीवंत संगठन की सबसे बड़ी प्राणवान जो गति है वो यही है कि आप बिना मांगे दीजिए, वही मोती लगता है। नहीं तो फिर अगर किसी को अपनी उपलब्धि दिखानी पड़े, बतानी पड़े, तो उसके लिए बहुत संकोच की बात है। और मेरे सामने जो 2 युवा नेता हैं, वो दोनों युवा नेता अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़े। सुशील जी, ये भी सवाल है कि कांग्रेस क्या मिरेकल करे, मिरेकल माफ कीजिएगा शब्द ठीक ना लगे तो, लेकिन उसको कुछ ऐसी जुगत लगानी होगी, ऐसी रणनीति बनानी होगी जो भिन्न होगी। और बीती ताही बिसार के आगे की सुधीले ये कह तो देते हैं हम, लेकिन अतीत का बेताल इतना जबरदस्त तरीके से हमारी पीठ पर हमको जकड़ लेता है कि अतीत का बोझ वर्तमान और भविष्य पर भारी पड़ता है। तो कांग्रेस को पिछली बातें भुलाकर एक नई रणनीति, और क्या ये रणनीति वही हो सकती है कि नए चेहरे नए चेहरे नए चेहरे? नहीं, देखिए, नए चेहरे तो बात होना ही चाहिए, पर जो आपकी अगर उसी को हम क्रिकेट के अंदाज में आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो सीनियर बल्लेबाज हैं वो सही समय पे सही फैसला नहीं लेते हैं, या तो दूसरे को रन बनाने से रोकते हैं। क्रिकेट की बहुत ज्यादा समझ नहीं, लेकिन जितना मैं समझ के बता रहा हूं, तो सीनियर बल्लेबाजों पे ही जो है जाके टीम हार जाती है, जूनियरों को तो मौका ही नहीं मिल पाता है। अगर सीनियर अपना सारा सर्वश्रेष्ठ देंगे तो परिणाम निकल के आएंगे। बीजेपी में थोड़ा उलट मामला रहता है, क्योंकि कांग्रेस की बात चल रही है, तो कांग्रेस में स्वाभाविक है अगर सीनियर बल्ले, देखिए ये उपचुनाव भी देख लीजिए, तो जहां भी गलती हो सीनियर बल्लेबाजों की गलतियां थी। जूनियर्स का तो मौका ही नहीं आ पाता कि वो कुछ कह लें, उनके कारण परिणाम बदलते ही नहीं, जो बदलाव आता वो सीनियर्स के कारण। अगर इस बार जो है सीनियर सावधानी से बल्लेबाजी करेंगे तो ये बात तो है कि 16-0 का परिणाम अगर बीजेपी दोबारा दोहराती है तो ये बड़ा मिराकल होगा।
जबकि 2018 में सरकार बदल चुकी है और उन उपचुनाव में भी 9 सीटें कांग्रेस लेके आई है। तो कांग्रेस के लिए जीतने की संभावनाएं तो है, बस सीनियर बल्लेबाज थोड़ा सावधानी से खेलें, जूनियरों को मोटिवेट करें तो परिणाम बदल सकते हैं। कुणाल जी, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगी, नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन आपकी जो नैया है कांग्रेस की, वो सीनियर्स और जूनियर्स के बीच ही उलझी हुई है। उलझी क्यों है? क्योंकि कोई समझदार रेफरी जो अतीत में रहा है कांग्रेस के साथ, मैं इंदिरा जी की बात करूं, राजीव जी की बात करूं, मैं नहीं कह रहा कि सोनिया जी या राहुल जी की विजडम नहीं है, लेकिन कई बार हालात और परिस्थितियां ऐसे होते हैं कि एक इस लेवल का अगर रेफरी आपके पास होता है, जैसे प्रणव दा की भी बात की जाती थी, तो नैया मझधार में हिचकोले नहीं खाती है। अब तो निकलिए सर इस सीनियर जूनियर्स के टसल से, आगे बढ़िए और बढ़िया एक आध प्रदर्शन करके दिखाई दीजिए। जी कुणाल जी। जी जी। बिल्कुल स्पष्ट है, इस देश की जनता प्रदर्शन कर रही है। इस देश के अंदर हर आम नागरिक जो किसानों के साथ खड़ा है वो प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। और जो बात भारतीय जनता पार्टी में अभी नेता कह रहे थे कि हम लोगों के भरोसे जीतते हैं, हाँ भरोसा किया था, नरेंद्र मोदी जी पे किया था, इस देश की भारतीय जनता पार्टी पे किया था कि ये जो गैस की टंकी 380 पे महंगाई डायन कहते थे, 50 पे पेट्रोल डीजल को डायन कहते थे, ये 100 के आसपास पहुंचा दिया और गैस को 600-700 पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं ये विकास जो इनका है उस पर भरोसा जरूर किया था कि ये रोकेंगे इस विकास के रथ को, ये इनका भरोसा किया था, 15 लाख भी देंगे, कई चीजों पर भरोसा किया, पर जनता के भरोसे के साथ जो खिलवाड़ किया, आज फिर झूठ बोलने बाजार में निकले, किसान सड़क पे बैठा है, किसान कह रहा है कि बिल्कुल ये जो कानून है गुलाम बनाने के, इन्हें वापस लिए जाए, और ये झूठ बोल के उसको बरकराने में लगे हुए हैं कि ये कानून सही है, जिसके लिए बनाए हैं ना तो उसने मांग करी ना उसने बात करी, तो ये भरोसे की बात तो ना करे, स्पष्ट है। और आपने जो बात कही बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति, क्योंकि क्या है, दो चीजें होती है, एक अनुभव होता है, तो अनुभवी नेता हमारे पास है जिसकी कोई सानी नहीं होती, और युवाओं की ऊर्जा भी, और सभी युवाओं को अनुभवी नेताओं का और सभी के तालमेल के साथ पार्टी चलती। कभी कोई सोचे कि सिर्फ जोश ही जोश में पार्टी चल जाएगी, या कोई ये सोचे कि सिर्फ अनुभव से, तो दोनों का तालमेल, बेहतर तालमेल था, जब भी 2018 में सरकार भी बनाई थी, और बिल्ली के भाग से भारतीय जनता पार्टी का छीका जरूर टूट गया इस बार, पर हर बार नहीं टूटेगा, निश्चित रहे। ये मैंने क्या कहा कि उपचुनाव की स्थिति थी कि 100 मीटर की रेस में 80 पे खड़े थे, हम 0 पे खड़े थे, आज दोनों 0 पे खड़े हैं। आज 100 मीटर की रेस में आप देखना नतीजे जिस प्रकार से आएंगे, मध्य प्रदेश में बेहतर आएंगे कांग्रेस के लिए, और जनता भी सबक सिखाएगी, किसान भी सबक सिखाएगा, हर व्यक्ति इन्हें सबक सिखाने के लिए बैठी है। कुणाल जी, लेकिन उमेश जी ने भी वो बात कही कि इसका मतलब क्या हम ये लगाएं कि जब बड़ा मैच आता है, यानी सत्ता की बात आती है, तो कुछ कदम डगमगा जाते हैं। यहाँ आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये स्टार्ट ठीक चलेगा, जहाँ सत्ता की बात आ जाती है वहाँ फिर क्या दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की टीम की तरह आप भी कुछ डगमगा जाते हैं आपके कदम? जी कुणाल जी। जी नहीं, वहां पे मैंने क्या कहा, हमें 28 जीतनी थी, इन्हें 5-7 जीतनी थी, और ये बार बार जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की राजनीति करके एक भरोसा दिला रहे थे कि आप 5 अगर 28 जीता भी दोगे तो 2-5 इधर कर देंगे। रोज इनके नेताओं के बयान, और जिस धन बल, बाहुबल, सत्ता दल के उसके उपयोग के साथ इन्होंने कुछ करा, तो ये आप समझ सकते हैं कि एक जनता को ये मालूम था इन्हें 28 की 28 जीतनी है, इन्हें 5 जीतनी है, और जिस प्रकार से डर की, भय की राजनीति, लोगों पे केस की, सत्ता की, तो वो दौर गया। अब ये इस उपचुनाव के अंदर कि अगर ये जीतेंगे हारेंगे क्या होगा, और उस परिस्थितियों में कि भैया आप 16 नगर निगम है तो 0 पे दोनों खड़े, कोई इनको नहीं कि ये 3 नगर निगम जीत जाएंगे तो महानगर निगम बना लेंगे, या कांग्रेस 16 के 16 जीतेगी तो सत्ता बनेगी, तो ये अलग परिस्थितियों का चुनाव है। आप इसमें देखेंगे बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उमेश जी, आपने सुनी बातें, महंगाई को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कुणाल जी के स्वर आपने सुने, और उपचुनाव को लेकर भी उनका कहना है कि ये भिन्न है, 5 की जरूरत बीजेपी को थी, हमें 28 की 28 जीतनी थी, एक असंभव सा चुनाव था, लेकिन हमने बहुत बेहतर लड़ा। बहरहाल आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी उमेश जी? जी जी। शरद जी, एक तो मेरा स्वभाव है कि मैं जो चैनल का सब्जेक्ट होता है उससे बाहर जाकर अनर्गल प्रलाप नहीं करता हूं, और मुझे लग रहा है कि जो विषय है कुणाल भाई इधर इधर की बातें कर रहे हैं वो विषय से संगत भी नहीं थी।
विषय जो है वो नगरीय निकायों पर केंद्रित है। मैं उसी पर केंद्रित करके अपनी बात कहूंगा। महंगाई का विषय, किसानों का विषय, ये आज की डिबेट का विषय नहीं है। आज की जो डिबेट का विषय, मुझे लगता है कि संक्षिप्त समय में उसी विषय पर अपनी टीका टिप्पणी करना चाहिए। एक बात का जरूर कुणाल भाई की जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। प्रश्न ये है कि वो बिल्ली को तो पहचान जाते हैं, पर वो कबूतर की जगह छींके को लटका देते हैं। कुछ कबूतर होते हैं, वो बिल्ली को सामने देखकर आंखें मूंद लेते हैं और ये समझते हैं कबूतर अपने आप में कि वो सुरक्षित है। खैर, वो उनकी जैसी भाषा मेरी भाषा हो नहीं सकती। मैं तो शरद जी बहुत सीधे से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे लिए 2, 5, 8, 10 है नहीं। हमारा तो जैसे अर्जुन की आंख थी, उसको चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, हमको 16 नगर निगम दिखाई दे रही है। हमारा सामना कांग्रेस पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भारतीय जनता पार्टी है इस समय, क्योंकि हमने 16-0 का परिणाम दिया है। अगर हम 15-0 पर भी आ जाते तो हमको ये आत्ममंथन करना पड़ेगा कि एक सीट हमारे हाथों से कैसे चली गई। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती है वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी का पुरुषार्थ है। भारतीय जनता पार्टी का वो पराक्रम है जिस पराक्रम के चलते हमने 16-0 का रिजल्ट ला कर दिया था। तो इस समय तो हमारी पूरी प्रतिबद्धता इस बात पर है कि हम 16-0 के उस परिणाम को दोहराएं, और उस परिणाम को दोहराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के सम्मान को अपना सम्मान, अपनी आन मानकर चुनाव के मैदान में उतरता है। इस समय चुनाव में मौका किसको दिया जाएगा, चेहरा नया होगा, चेहरा पुराना होगा, महापौर कौन होगा, नगरीय निकाय में किसको अवसर मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विषय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विषय होता है कि इस चुनाव में मान लीजिए कि मुझे जनसंपर्क प्रभारी की जवाबदारी मिली है, मुझे बूथ प्रभारी की जवाबदारी मिली है, मुझे पन्ना प्रभारी का दायित्व निभाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ध्यान होता है कार्यकर्ता का, वो केवल उस लक्ष्य पर केंद्रित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए मेरे दायित्व में जो कार्य आया है इसको मुझे संपादित करना है। और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी मानस, उसी मानसिकता के साथ असन्नद्ध है, कटिबद्ध है। हम लोग चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार है, वो प्रत्याशी के रूप में उतरने के लिए तैयार है, ऐसा भाव नहीं है। वो कार्यकर्ता के नाते उतरने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव संचालक होगा, या मैं समाप्त करता हूं, या भारतीय जनता पार्टी का जो उस क्षेत्र का चुनाव प्रभारी होगा, वो मेरे जिम्मे कौन सा काम नियत करेगा। चलिए, बड़ी जोशीली तकरीर रही है कुणाल जी, और आत्मविश्वास से भी गूंजती हुई है कि 16-0 है और लड़ाई हमारी तो हमसे ही है, भारतीय जनता पार्टी से ही। बहरहाल आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें, कुणाल जी? सर जी, कुणाल जी। जी देखिए, मैं तो कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बहुत जोशीली रही पर मुद्दों से भागने वाली रही, खुद किसान की बात लाए थे और किसान की बात करी तो मुद्दों से भागने का काम करा। वो महंगाई और जिसके ऊपर मुद्दों की बात करी तो मुद्दों से भागने की कोशिश कर ले। जनता को मुद्दों से मतलब है कि नगर निगम में क्यों पानी की समस्या है, नगर निगम में क्या परेशानी है। आप तय नहीं करेंगे। अरे आप क्यों रोने लगे? उमेश जी शांति, उठक बैठक नहीं, उठक बैठक नहीं, अरे घबराओ। ये महंगाई डायन थी। मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल, एक जवाब दे दो। 380 पे डायन थी कि नहीं थी? बाहर निकल गए क्या? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये घबराए क्यों? क्यों घबराए? सुन लीजिए। हाँ, बोलिए कुणाल जी। क्या गैस की टंकी में 380 पे महंगाई डायन थी कि नहीं थी? भैया 300 नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार। अपनी बार कौन सी सरकार? ये नारे आपने ही दिए थे, 15 लाख के आपने ही दिए थे। क्या मुद्दों पे? ये देश का विषय है, जनता का विषय है, किसान का विषय है, नौजवान का विषय है, और कांग्रेस पार्टी इस देश के मुद्दों पे करती है। अरे कह रहे विधानसभा चलाओ तो सही, भगते विधानसभा में भी भगते हैं। अरे क्यों? अरे ये परिणाम इन जुमलों को नहीं बदल सकते। जनता जवाब मांग रही है। ये विकास जो आपने करा है ना, ये पागल हो गया है विकास। अरे आपका विकास पागल हो गया है। गैस की टंकी बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा बढ़ गई है। इस मध्य प्रदेश के
अरे मैं ये जनता मांग रही है। बिहार का परिणाम अरे भूल कांग्रेस गए की क्या कोई बिहार दुर्गति का? नहीं हुई, चिंता मत बिहार का- करो। बिहार का ये परिणाम जनता याद है। चलिए चलिए जनता चलिए जवाब- चलिए चलिए अरे बिहार का जनता परिणाम- जवाब देगी। हैदराबाद का अरे परिणाम बिहार याद है में कि जाओ, याद यही दिलाऊं? मध्य प्रदेश में बात चलिए करते हैं। चलिए चलिए मध्य प्रदेश अब ये में वाकई बात- जोशीली अरे हो गई मध्य है प्रदेश पे जात- और बात टेम्परेचर करो, भी तो बढ़ गया है। याद है, मध्य मैं प्रदेश अब का याद ठंड है। की जगह थोड़ी गर्मी घबराओ महसूस मत, कर रहा उठक हूँ बैठक मत लगाओ। और इसी तरह ये पेट्रोल तकरीर की जारी याद आते रही ही उठक तो बैठक। मुझे यकीनी तौर पे ये कहना पड़ेगा कि मुझे ये जैकेट भी उतारनी पड़ेगी और शर्ट में इस डिबेट को आगे ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि युवाओं में आंच तो है साहब, उनकी तकरीर में भी गर्मी है, उनकी बातों में भी शोले हैं और वो जो बात कहते हैं वो अपनी शमशीरें भी बिल्कुल चमकाते हुए मैदान में उतरकर बिल्कुल चमकाते झमकाते हुए सामने आते हैं। आप दोनों ने ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक अपने तमाम वरिष्ठों के सम्मान और उनको यथायोग्य जो उनके दायित्व हैं उनके साथ आप जैसे युवाओं को और अधिक महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे मैं बात कुणाल जी की करूं या उमेश जी की करूं, क्योंकि निश्चित तौर पर आपका चाहे वाक चातुर्य हो या फिर अपनी पार्टी को डिफेंड करने का आपका तरीका हो, ये सब भिन्न है और सुनने में भी मज़ा आता है। और आज की बहस में भी तमाम गर्मा गर्मी के बाद आप लोगों ने बहुत संयम से और बहुत तार्किक तरीके से अपनी पार्टी के पक्ष को रखने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद कुणाल जी, इससे अच्छी कोई और बात नहीं कि मुस्कुराते हुए बहस का अंत हम कर रहे हैं। धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद सुशील जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।